Very good morning, everyone. So let's start from where we had left. Let's resume rather. Business environment ka 16th lecture and key government institution where we were hooked on to. When you talk about key government institutions, can you name the prominent ones? कोई आपको याद है कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बना है? एनीवन? पूरी लिस्ट है हमारे पास. राइट फ्रॉम नीति आयोग, साथ एमसीए, सेबी. ठीक है, हाँ, और ये हमने पढ़े नहीं है तो हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. यस, इंडिया को लेके, इंडियन डेवलपमेंट को लेके, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग है हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन. ठीक है, नीति आयोग हैज गॉट अ थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी थिंक टैंक. यानी इंडिया के लिए जो भी पॉलिसी बनेगी नीति आयोग का थिंक टैंक बनाएगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव की पूरे इंडिया के स्टेट्स को डेवलप करना है, एक एक इकोनॉमी को डेवलप करना है. उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए वी हैव सात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. उसके अंदर उन्होंने 3 स्टेट्स को कवर किया था. कौन से स्टेट्स थे वो, जल्दी बताओ. 3 स्टेट्स को कवर किया था, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. और उसमें उनके नॉलेज पार्टनर्स कौन थे? साथ में उनके नॉलेज पार्टनर्स बीसीजी एंड पीएफईएल, पिरामिल फाउंडेशन. परफेक्ट. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये बहुत क्रूशियल है. इन्होंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर. जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इसके अंदर ओपन हुआ है. देन कंपटीशन कमीशन को लेके, कंपटीशन एक्ट को लेके सीसीआई इन्होंने डेवलप किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. यस, IICA. दिस ऑल इज कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो व्हेन यू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड. उसके बाद हमें बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी कम पैसा है. हमें बहुत सारा पैसा चाहिए. तो इतना सारा पैसा किस मार्केट से रेज होगा? कैपिटल मार्केट से रेज होगा. इतना सारा पैसा कैपिटल मार्केट से रेज होगा. ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और जब इतना सारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो फ्रॉड होने का पूरा चांस होता है. और इसके लिए वी हैव सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Where is the headquarters of SEBI? The headquarters of SEBI is in Mumbai. And yes, and इसके regional offices, there are regional offices in 4 cities. What are those? New Delhi, Ahmedabad, Kolkata and Chennai. Okay. उसके बाद the preamble says to protect the interest of investors in the securities market and promote the development of securities market. ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है. और फंक्शंस में कौन से एरियाज के लोगों को कवर करता है वो? इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज. उसके बाद अगर हम लोग सेबी के फंक्शंस के बाद अगर सेबी के पावर्स की बात करें तो सेबी लॉ भी खुद बनाता है, सेबी जज भी खुद करता है और सेबी इंप्लीमेंट भी खुद करवाता है. लेकिन सेबी कोर्ट नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरह कोर्ट नहीं बोला जा सकता. जस्ट लाइक कोर्ट, क्वाजी वर्ड हर जगह ऐड किया है. क्वाजी यानी जस्ट लाइक, हर जगह आपने क्वाजी वर्ड ऐड किया है. क्वाजी लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन खुद के लिए रेगुलेशंस बनाते हैं. जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, फिर भी मैटर्स को जज करते हैं. अपनी रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ तो मैटर्स खुद जज करते हैं, इसलिए क्वाजी जुडिशियल. और सारे लॉस को इंप्लीमेंट, एनफोर्स, इन्वेस्टिगेट करने का काम भी खुद करते हैं क्वाजी एग्जीक्यूटिव. दीज आर द पावर्स ऑफ सेबी. गोइंग टू गो फॉर इट. सो सेबी, अब हमारी जो लिस्ट है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर,
उसके अंदर हमने सेबी कर लिया है. आवर नेक्स्ट कंसर्न which we will do right now, our next concern is RBI, Reserve Bank of India. सुना है क्या आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया by any chance? Have you heard रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Guys, it is every, यानी आजकल कोरोना के कारण, ठीक है, हर पावर मोस्टली, ठीक है, लोन की माफी करना, ये करना, इंटरेस्ट रेट्स कम करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है. और आरबीआई डेवलप हुआ है अंडर आरबीआई एक्ट 1934. अगेन एक छोटा सा 1 या 1.5 पेज का कंसेप्ट है हमारे सीएसईटी में, सीएस एग्जीक्यूटिव में इसके ऊपर पूरा 10 मार्क का चैप्टर है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यस, इट इज एन एंटायर चैप्टर इन सीएस एग्जीक्यूटिव. चलो आरबीआई, पेज नंबर 143 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल. Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 in accordance with the provisions of Reserve Bank of India Act 1934. तो एक्ट बना 1934 में, लेकिन आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1st April 1935 में. ठीक है. सो आरबीआई, ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं, आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक. दिमाग में फिट करो ये, आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक. यानी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आरबीआई को, ठीक है, तो उस बैंक को डरने की कोई बात नहीं. आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जरूर हेल्प करेगी. जैसे यस बैंक को अभी बेल आउट करने में, यस बैंक में प्रॉब्लम हो गई थी, पता है तुमको यस बैंक? हैव यू हर्ड अबाउट यस बैंक? यस बैंक के बारे में सुना है? उसमें उसको बेल आउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं किया है, उसको बेल आउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं किया. हाँ बोलिए आपका डाउट. हेलो, ओके. देन अगर आरबीआई की बात करें, यस, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा but was permanently moved to Mumbai in 1937. मुंबई में ही हर ऑफिस रहेगा मोस्टली because it is the financial capital of India. The central office is where the governor sits and where policies are formulated. Okay, by the way, चलो एक डाउट है मेरा, आप सॉल्व करो. Who is the governor of India right now? Who is the governor? Very good, very good, very good, very good Jay, very good Karishma, very good Samruddhi. It is, ठीक है, शांतिकांत दास. देखो, द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड. यानी इंडिया को लेके जो भी पॉलिसी डेवलप होगी वो सेंट्रल ऑफिस मुंबई से ही डेवलप होगी. देन दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, यानी पहले आरबीआई वॉज प्राइवेटली ओन्ड, दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड. Since nationalization in 1949, Reserve Bank is fully owned by the government of India. तो 1949 में nationalization हुआ, उसके बाद RBI is fully governed. Okay, it is fully governed by the government of India. RBI की सारी जो ओनरशिप है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. लेकिन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्ट है, सोचने वाली बात है, इट वॉज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड. इट वॉज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड. The preamble of Reserve Bank. चलो make it fast. What do you mean by preamble? क्या बता सकेंगे? Preamble? Not bad. अच्छा पढ़ते हो तुम लोग. एक्ट का वो पार्ट जिसमें किसी भी एक्ट के, उस एक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए जाते हैं. ठीक है, तो कल मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, आज मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया उसमें, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स. चलो देखते हैं. The preamble of Reserve Bank of India describes the basic functions of RBS to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to secure monetary stability in India and generally to operate currency and credit system of the country to its advantage. ठीक है, अब नोट छापने, ठीक है, तो कितने छापने? कितने भी छाप दो सर, ट्रू और फॉल्स? छाप दो ना, क्या फर्क पड़ रहा, छाप दो कितने भी.
क्या फर्क पड़ रहा? और फिर हम लोग क्या कहते हो, कितने भी नोट छाप दो, व्हाट से, यस और नो? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने रुपी का वैल्यू स्टेबलाइज करना है, हमें अपने रुपी का वैल्यू कंसिडर करना है। हम अपने पैसों को अगर ज्यादा नोट छाप देंगे तो डीवैल्यू हो जाती है करेंसी। इसलिए टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपने कुछ पैसे मांगे, जैसे आपने 2000 रुपए मांगे, तो 2000 रुपए देते हैं या 1500 रुपए देते हैं? यानी जितने पैसे मांगे उतने पैसे मिल जाते हैं? ओके अगर जितने पैसे मांगे उतने पैसे मिलते तो काफी लोगों ने अब तक फीस नहीं भरी है, ठीक है, गौर करिएगा इस बात पे। नाउ लिसन, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे घर वाले भी, यानी अच्छा ठीक है, थोड़ा उल्टा करते हैं, अगर आपने 500 रुपए मांगे तो 5000 रुपए मिलते हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर तुमको ज्यादा पैसे दिए गए तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, स्टेबिलिटी चली जाएगी, वैसी कम है और चली जाएगी। तो इंडिया में भी करेंसी और क्रेडिट सिस्टम, लोन का सिस्टम प्रॉपरली मैनेज हो, इसके लिए आरबीआई को मेहनत करनी पड़ती है। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, कितनी नोट्स इश्यू करना है इकोनॉमी में, एंड रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, एंड टू जनरेट और ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द country, credit system and a loan system to its advantage, and to have modern monetary policy framework to meet the challenge complexity of the economy, to maintain price stability while keeping in mind the objectives of growth. तो महंगाई ना बढ़े इसका ध्यान रखना है और इंडिया का ग्रोथ भी हो इसका भी ध्यान रखना है। तो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, व्हाट इज रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। चलो एक क्विज ले लू, छोटा सा क्विज ले लू क्या? अबे इतने नाराज होके क्यों बोल रहे हो? यस सर। सुनो, अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, टेल मी द ईयर ऑफ आरबीआई एक्ट, मेक इट फास्ट। वेरी गुड। गौरी कुछ बोली नहीं तू? सर मैं इंस्टाग्राम क्विज में ही जौहर दिखाऊंगी, है ना? Okay, the answer is 1934. The answer is 1934. चलो कोई बात नहीं, मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई पे आते हैं। आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मेजर फंक्शन है आरबीआई का, सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी? मॉनेटरी यानी क्या? हाँ, मॉनेटरी यानी समथिंग रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी यानी समथिंग रिलेटेड टू मनी। और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? अभी इतनी बार सुने हो ये वर्ड? अच्छा एक मिनट, थोड़ा ऑफ ट्रैक जाते हैं, ठीक है। गौरी आली का ग आई नहीं रे गौरी। अच्छा सुनो, ये मुझे बात बताओ, डोंट टेक मी अदरवाइज, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये कितने लोग जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं करने वाले? ऐसा किसी ने डिसीजन ले लिया है क्या कि मैं लाइफ में कभी स्मोक नहीं करूंगा, करूंगी? अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी वेलकम, ठीक है, टू योर डिसीजन। कितने लोग सर मैं कभी लाइफ में ड्रिंक भी नहीं करूंगी या करूंगा? ऐसे कितने लोगों ने डिसाइड किया है? नो ड्रिंक्स, नो स्मोक, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे कितने लोगों ने डिसाइड किया है? हिमांशु ने नहीं किया, सॉरी। कितने लोगों ने डिसाइड किया ऐसा, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग? कभी किया है ऐसा डिसाइड लाइफ में? किसी ने नहीं किया। यानी ड्रिंकिंग अलाउड है? हो बड़ा हेल्प कर रहे हो तुम इकोनॉमी को, रहने दो तुम, रुको, इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों जय पे काफी भरोसा है।
जय जय बिल्कुल स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है जय पे। जय नाउ, हाँ वेरी नाइस। तो जय 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 का ये खुद को वादा है, जय का ये खुद को वादा है कि कभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करेगा। तो जय का ये खुद के लिए प्रिंसिपल है, जय का ये खुद के लिए प्रिंसिपल है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नथिंग। तो ये है इन पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे इसको प्रिंसिपल कहा जाता है, खुद के लिए वादा। और बिजनेस लेवल पे इसको प्रिंसिपल्स नहीं कहते, बिजनेस लेवल पे ऐसे डिसीजंस को पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा डिसीजन जिसने आपके लाइफ पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा उसको प्रिंसिपल कहते हैं। उसी डिसीजन को अगर बिजनेस में, वैसे ही डिसीजन को अगर बिजनेस में लेते हैं तो उसको पॉलिसी कहा जाता है। चलो, सो लेट्स चेक आउट मॉनेटरी अथॉरिटी। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज मॉनेटरी अथॉरिटी। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी, formulates, implements and monitors the monetary policy of the country, and objective maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth। अब मुझे बताओ, एकदम से अनाप शनाप कीमतें बढ़ जाती है कि हर चीज की? यानी आपने देखा है क्या कि कोई चीज, कोई कमोडिटी कल 25 रुपए की मिल रही थी, आज एकदम 200 रुपए की होगी? ऐसा होता है क्या कभी? नो नो, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। एक हाथ चीज में हो जाता है, एक हाथ चीज में हो जाता है, और उसमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या हलचल होती है उस पर डिपेंड करता है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अभी फाउंडेशन लेवल पे, आप में बहुत क्यूरियोसिटी होगी, बहुत बहुत ज्यादा चीजें जानने की उत्सुकता होगी, लेकिन कैसा है ना, आपको बैकग्राउंड नॉलेज इतना कम होता है एज ए 12th पास स्टूडेंट, आपको बैकग्राउंड नॉलेज इतना कम होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाय द टाइम आप एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होगे, एग्जीक्यूटिव में जाओगे क्या बाय द वे? पक्का? बाय द टाइम आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे, ठीक है, बाय द टाइम आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो आपको ध्यान आएगा कि एग्जीक्यूटिव में जाते जाते, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपकी ये सारे जो डाउट्स है ना, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे, जय ने एक डाउट पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो डाउट। जय, आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं आज और आपको इवनिंग में पोस्ट करूंगा, ठीक है? देखोगे क्या? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो है, सभी देख लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? चलो, ग्रेट। नाउ फॉर्मुलेट्स, किसी भी चीज का प्राइस नहीं गिरना चाहिए, या नहीं गिरना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, प्राइस गिरना भी नहीं चाहिए, वो भी एक हानिकारक होता है। ऐसा नहीं कि गिरना अच्छा है और प्राइस किसी चीज का बढ़ना बुरा है, दोनों स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? हमारी लाइफ में हमको स्टेबिलिटी चाहिए। क्या कहते हो? जैसे 10th में 95% और 12th में 65%, कैसा सही है क्या ये? नहीं सर, 10th में भी 85-87% और 12th में भी 87-88%, ऐसा है तो बेटर रिकॉर्ड दिखता है ये, ठीक है? प्राइस स्टेबिलिटी, सो टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। देन नेक्स्ट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी तरह नजर रखता है ये, सुपरवाइजर है ये, और पैसों को लेके, फाइनेंस सिस्टम को लेके इट रेगुलेट्स। एक बात, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है रे? जल्दी बताओ, हु इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट? सेबी। वो साइंस के स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कॉमर्स वालों। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्स द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस, यानी पूरे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, कौन? आरबीआई। द सेंट्रल ऑफिस, ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। मुझे बताओ, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, कितने पैसे लगते हैं आज? जनधन योजना के बारे में सुने नहीं हो लगता है आपने। जनधन योजना, स्टूडेंट्स अकाउंट, 0 रुपीज में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, 0, एक पैसा नहीं लगता, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपको चेक चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो आपको 1000 रुपीज मिनिमम, ठीक है, बैलेंस रखना पड़ेगा। सो गाइस, ये डिसीजन कौन लेता है, ये कौन बताता है? ये सब कुछ आरबीआई बताता है सारी बैंक्स को, और लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस से याद आया,
पूछू क्या, कुछ सवाल पूछ सकता हूं मैं? सर आप बहुत पर्सनल सवाल पूछते हो, आप शराब पियोगे या नहीं, सिगरेट पियोगे या नहीं, क्या है ये? सुबह सुबह बुरा फील करवाने की क्या जरूरत है? ठीक है, नाउ लिसन, एक पूछू क्या, मेरा डाउट है थोड़ा, पूछू क्या? वेरी नाइस। लड़के थोड़े डरे हुए हैं, ये यार पूछ लेगा, सबको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं पूछता हूं, सेंसिटिव नहीं पूछता हूं। एक बात बताओ, आपके डैड ने कोई जमीन बेची है, एग्जाम्पल है ये, हाइपोथेटिकल, आपके डैड ने कोई जमीन बेची है और आपके डैड के पास अभी 5 करोड़ रुपए आए, ठीक है? कितने रुपए? 5 कलोल, ठीक है, इतने पैसे आए। हाँ, कलोल। हाँ, अब ये ये जो 5 करोड़ रुपए, ये जो 5 करोड़ रुपए आए हैं, ठीक है, ये पापा आपको देंगे संभालने के लिए, ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स इट इज, ठीक है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ये पैसे पापा चाचा को देंगे, ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली एंड रिडिकुलसली फॉल्स। तीसरा ऑप्शन, ये पैसे पापा बड़े पापा को देंगे, ताऊ जी को देंगे, फिर से फॉल्स। शफिया, निशांत, तुमको चाचा और बड़े ताऊ जी है नहीं लगता? हाँ, ठीक है, एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम, ठीक है, पापा ये 5 करोड़ रुपए मामा को देंगे, मामा रखो। मामा तो बिल्कुल ही बर्बाद है, मामा को तो देंगे ही नहीं सर, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट बोला तुमने। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मामा को भी नहीं होगा, मामा को भी नहीं, चाचा को भी नहीं, तुमको भी नहीं, तो तुम पे तो विश्वास होना चाहिए था उनको, ब्लड रिलेशन है भाई। एग्जैक्टली, तुम लोग, पैसों की बात है तो गाइस सुनो ना, सुनो तो, पैसों की बात है इसलिए ये सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट किए जाएंगे। सो गाइस, आपके डैड को क्या है? कॉन्फिडेंस है बैंक में, जो कॉन्फिडेंस तुम पे नहीं है, वो बैंक पे कॉन्फिडेंस है। और ये फंक्शन किसका है? आरबीआई का, समझे क्या? तो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करवाओ अपने पेरेंट्स में, उनको बोलो कि हम तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ जिंदगी में करके दिखाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कराओ पेरेंट्स में खुद के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी पढ़ाई करो ना, मैं क्या कहता हूं, ऐसी पढ़ाई करो ना कि घर वालों को भी लगे कि यार यही पॉइंट है जिसमें मेरे बच्चे ने अपनी लाइफ चेंज की है। उन्होंने एग्जाम्पल देना चाहिए तुम्हारा, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, या चाचा के लड़कों को, कि ये देखो हमारा जय, ये देखो हमारा शिवनाथ, ये देखो हमारी इशिका, ये देखो हमारी अलीना, इन्होंने पूरा, ठीक है, ड्रामेटिक चेंज किया लाइफ में। दिस कोरोना टाइम इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन डू इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन करेंसीज, ये इंडिया में मिल जाती है क्या? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह वगैरह मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। येन, डॉलर्स, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड्स, ठीक है, हांगकांग डॉलर्स, रशियन रूबल, ये सारी फॉरेन एक्सचेंज मिल जाती है इंडिया में, आसानी से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आरबीआई को लेके ही है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। काम है इनका टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेंटेन करना, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैनेज करना, और फेमा 1999 फॉलो करवाना। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फॉलो करवाना, ये मेजर काम है, मेजर फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, सो द मेन फंक्शन इज कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सही रहे, और आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करते हुए फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स आपके दिल में आ रहे होंगे, दिल में बहुत सवाल आते हैं हमारे कि सर इंडिया का फॉरेक्स का रेट इतना कम क्यों है, ज्यादा क्यों है? बेटा एक हिस्ट्री होती है पूरी, एक दिन में ये रेट इतना $1 = 75-76 रुपीज एक दिन में नहीं हुआ है।
इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। जब मैं यूएस गया था 2016 में तब 55 रेट था, लेकिन उसके बाद इंडिया एज अ कंट्री ने इतना एक्सपोर्ट नहीं किया जितना यूएस ने किया है। तो फॉरेन एक्सचेंज इम्बैलेंसेस के कारण करेंसी थोड़ी वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है। चलो, एक मेरा एक सवाल है, कैन आरबीआई इश्यू अ रुपी 5000 नोट? 5000 का नोट इश्यू कर सकते हैं क्या वो? क्या 10,000 का नोट इश्यू कर सकते हैं? गाइस 10,000 तक का नोट आरबीआई इशू कर सकता है। यस दे कैन वेरी मच, यस दे कैन डू इट। ठीक है, उनके राइट में है ये। दिस इज आरबीआई इज नथिंग एल्स बट द इश्यूअर ऑफ करेंसी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 144, सेकंड पॉइंट, इश्यूअर ऑफ करेंसी। Issuer and issues and exchanges or destroys the currency and coins not fit for circulation। देखो ऐसे कॉइन्स, ऐसी करेंसीज हो सकती है जो म्यूटिलेटेड हो या फिर जो नकली हो, तो आरबीआई ऐसे नोटों को आरबीआई डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऐसे नोटों को आरबीआई डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ठीक है, सो that's the point. Issues and exchange or destroys currency and coins not fit for circulation. Objective is to give public adequate quality of supplies of currency notes and coins in good quality। हमारे हाथ में अगर नकली नोट आ जाती है तो वैसी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम क्रिपल हो सकती है। तो हमें नकली नोट को डिस्ट्रॉय करना है और हमें क्वालिटी करेंसी नोट्स जो काउंटरफीट ना हो, जिसकी नकली नोट आसानी से ना बने, काउंटरफीट नोट्स इज द वर्ड, ना हो, इस पे भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, इश्यूअर ऑफ करेंसी आप ध्यान रखना, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा नोट्स आ गई, ज्यादा करेंसी आ गई, तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, उसके बाद डेवलपमेंट रोल। द डेवलपमेंट रोल ऑफ, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट में क्या रोल है आरबीआई का, तो ऑफ कोर्स नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगी। नोट्स ही तो सब कुछ है, करेंसी ही तो सब कुछ है। परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए जो चाहे मदद लगेगी आरबीआई करेगा। अगर आप देखोगे कोरोना के कारण जो भी इश्यूज हुए इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके लिए दो ही लोग हैं जो बातें बताते हैं हमको। पहले तो हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में वैसा हो रहा है, और दूसरा आरबीआई बताती है कि हम इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज अ डेवलपमेंट रोल फॉर द कंट्री। एंड रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इंडिया का जो भी सेटलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, तुमने सुना है क्या यूपीआई वगैरह सुना है ऐसा? हैव यू हर्ड अबाउट यूपीआई? पेमेंट का जरिया है ये, पेमेंट का जरिया है। किसने लाया इसको? आरबीआई ने ही लाया है। Introduces and upgrades safe and efficient modes of payment system in the country to meet the requirements of the public at large. Objectives to maintain public confidence in the payment and settlement system। यानी जब लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या जिस भी तरीके से पेमेंट करेंगे, लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, लोगों के दिल में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये पेमेंट सही तरीके से होगा भी या नहीं होगा। सो दीज आर द मेन फंक्शंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वहां पे यूपीआई का आप एग्जांपल लिख लेना जरूर। फॉलोड बाय रिलेटेड फंक्शंस। Banker to the government, performs merchant banking function for the central and state government, also acts as their banker। So guys बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरबीआई। यानी ये जो है ना, ये लाइन अगर तुमको याद नहीं रही तो एग्जाम देने मत जाना। ठीक है, अगर आपको ये लाइन याद नहीं है तो एग्जाम देने मत जाना। आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी जब पैसों की जरूरत होती है तब गवर्नमेंट भी आरबीआई से ही पैसा लेती है। अभी 75,000 करोड़ रुपीस लिए थे अराउंड 8 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और अभी भी जो पैकेज आ रहा है 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज, वो भी आरबीआई से ही आ रहा है। ओके, सो बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर टू द बैंक्स। मैंने कहा था अगर किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम आता है तो आरबीआई इज द मम्मी। छोटे बच्चे जैसे मम्मी के पास भागते हैं, वैसे बैंक्स आरबीआई के पास भागता है
कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी मदद करो। ठीक है, सो आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, ये प्लीज आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज द बैंकर टू द बैंक्स। यानी आखिर में ले दे के सब कुछ आरबीआई ही है बैंक्स को लेके। बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक्स मेंटेन बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। यानी जो सारे शेड्यूल्ड बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, देना बैंक, खैर अब देना तो रही नहीं, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारी जो बैंक्स है शेड्यूल्ड बैंक्स है। ठीक है, इन सबका अकाउंट मेंटेन होता है। जैसे हमारा अकाउंट मेंटेन होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक्सिस बैंक में, वैसे इन सारे बैंक्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं आरबीआई के अंदर। वैसे इन सारे बैंक्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं आरबीआई के अंदर, और उस अकाउंट के थ्रू पैसों का लेना देना किया जाता है जब जरूरत पड़ती है, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे। ठीक है, सो दीज वर द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नाउ वी मूव अहेड। It has 27 regional offices, most of them in state capitals and 4 sub offices. तो 27 regional offices है। MCQ के लिए गोल्ड है ये। RBI has got 27 regional offices, most of them in state capitals and there are 4 sub offices, यानी छोटे offices। अब RBI ने और क्या क्या कर रखा है देखो गाइस, ये थोड़ा सा फुल फॉर्म को लेके काफी क्वेश्चंस बनने का गोल्ड रिजर्व है यहां पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आरबीआई ने अपनी सब्सिडरी बना रखी है। ठीक है, बैंक नोट मुद्रण, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, क्या है रे ये? क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है नोट मुद्रण? व्हाट डू यू मीन बाय नोट मुद्रण? हाँ, मिंटिंग ऑफ नोट्स। नोट्स को बना नहीं जाता है, नोट्स को छापा जाता है। मिंटिंग ऑफ नोट्स, मुद्रण यानी प्रिंटिंग या मिंटिंग। ठीक है, मिंटिंग, MINTING, मिंटिंग। भारतीय रिजर्व मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये रिजर्व बैंक को आईटी की क्या जरूरत है? रिजर्व बैंक को आईटी की क्या जरूरत है? ओए सर, सारी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है, सारी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है। रिजर्व बैंक किसी दूसरे कंपनी से थोड़ी ना हेल्प लेगा। रिजर्व बैंक का खुद का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी है एंड विच इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी यानी क्या? आरबीआई इस कंपनी के 100% शेयर्स रखता है, यानी ये आरबीआई की ओन्ड कंपनी है। आरबीआई के पास इस कंपनी के, इन सारी कंपनी के फॉर दैट मैटर, कितने 100% शेयर्स है। ठीक है, एंड Indian Financial Technology and Allied Services, IFTS, are the fully owned subsidiaries of RBI. Guys, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको एग्जाम में वो पूछेंगे। फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला ही ऑप्शन दे देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन दे देंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा एंड रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपको क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी। तो आपके दिमाग में फिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ये सब कुछ है इंडिया के लिए, ये तो जरूर आरबीआई का 100% सब्सिडरी होगा। आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल इसमें ऑड मन आउट वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। प्लीज एमसीक्यू के लिए गोल्ड एरिया है, प्लीज इस पे ध्यान रखना। उसके बाद ये बैंक वालों को ट्रेनिंग देनी चाहिए क्या? तुमको क्या लगता है? ये जो बैंक में काम करता है, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको? उनको बहुत जरूरत है ट्रेनिंग देने की। ऑल्सो बैंक वालों को बताना पड़ेगा कि लंच टाइम 24 घंटे नहीं होता, ये भी बताना पड़ता है। तो आरबीआई सारे बैंक्स के इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगा, इसके लिए उनकी एकेडमीज भी है, कॉलेजेस भी है। देखते हैं, इट हैज गॉट 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, इट हैज गॉट 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, नेमली आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक। सो गाइस सुनो, ये ऐसे एरियाज है, दीज आर द एरियाज जो एकेडमिक्स देते हैं इंडिया के अलग अलग बैंक्स के एम्प्लॉयज को। आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज। क्यों सर, ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे तो होते लोग,
नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते इतने लोग, या फिर पैसों को लेके सब मैटर है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. एंड द लास्ट वन, अदर्स आर ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस यानी खुद से चलने वाले. ऑटोनॉमस यानी खुद से चलने वाले. अदर्स आर ऑटोनॉमस सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. तो इनके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. दीज आर द अदर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वेरी क्रूशियल. हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर इस पे एमसीक्यू बनता है. So that's that about Reserve Bank of India. ठीक है. यस, आरबीआई एक्ट के हिसाब से हमने आरबीआई पढ़ा है. इट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. चलो देख लेते हैं हमारे की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में से कौन से हो गए, बताओ जल्दी. नीति आयोग डन, साथ डन, एमसीए डन, सेबी डन एंड आरबीआई डन. आरबीआई डन. ठीक है. अब लास्ट टॉपिक फॉर द डे, अदर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स अभी हमने पढ़ा है. बैंकरप्ट यानी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकरप्ट? जब आप बिजनेस करते करते पूरे डूब जाते हो और आप अपनी लायबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाते. जब आप बिजनेस करते करते डूब जाते हो और आप अपनी लायबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाते हो, अपनी बिजनेस के सारे एसेट से आप लोगों को जो पैसे देने हैं वो दे नहीं पाते हो, उस सिचुएशन में आप बैंकरप्ट हो जाते हो. ठीक है. और आपके बिजनेस में आ जाती है बैंकरप्सी. और बैंकरप्सी में क्या होता है ना, बहुत लोगों के पैसे डूबते हैं. तो कैसा है, उसने बिजनेस सही तरीके से नहीं किया, इसकी सजा उसको तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मिलती है. इसलिए बैंकरप्सी को लेके एक लॉ बना है, बैंकरप्सी को लेके एक कोड बना है. बैंकरप्सी को लेके कि किसको किसको पैसे मिलने चाहिए, किसको किसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, पैसे मिलने का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है. दैट इज द बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड. ठीक है. और उसके लिए बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए हमारे पास है इब्बी. क्या है हमारे पास? बोलो, क्या है हमारे पास? इमली. अबे इमली नहीं बे, इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो कोई भी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसका आगे क्या करना है इब्बी डिसाइड करता है. Guys, very vital concept. The last topic for the day, give in your best shot. Insolvency and Bankruptcy Board of India was established on 1st October 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It is a key pillar of the ecosystem responsible for implementation of the code and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms, individual in a time bound manner for maximization of the value of assets of such persons. यानी ये बंदा डूब तो गया है, ये बंदा डूब तो गया है, लेकिन ये डूबा है ठीक है, लेकिन इसके साथ बिजनेस में जो जुड़े है, इसके साथ जो बिजनेस में जुड़े है, वो भी इसके साथ ले डूबेगा तो नहीं चलेगा ना. तो इसकी जो एसेट्स है भाई साहब की जो एसेट्स है, इस एसेट्स को ऑप्टिमम यूज में लाना है, ताकि ये बंदे को जिस जिसको पैसे देने हैं, इसके बिजनेस को जिस जिसको पैसे देने हैं, ऑप्टिमम सबको पैसा मिले, इसकी एसेट्स का मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिले. ये बेनिफिट बोर्ड करवाएगा. ये बोर्ड की जिम्मेदारी है. ठीक है. ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ये जो भी मैटर है इंसॉल्वेंसी का, इसको सॉल्व करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स टू पर्संस. देखो,
It is the key pillar of the ecosystem responsible for implementation of the code that consolidates and amends the laws related to reorganization and insolvency, resolution of corporate person, यानी solution निकालना, resolution of corporate person, partnership firms, individuals in time bound manner, यानी लोगों को जितने भी पैसे देना है जल्द से जल्द देना है, विद इन पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड देना है, of such persons to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all stakeholders. So guys, stakeholders यानी क्या? What do you mean by stakeholders? जल्दी बताओ. हाँ, वेरी गुड. जस्ट अ मोमेंट. प्रथम आया नहीं था क्या आज? स्टेक. अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर आपके डैड कहते हैं कि हम अपना घर बेचने वाले हैं, अगर आपके डैड ये कहते हैं कि हम अपना घर बेचने वाले हैं, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? यस और नो? नहीं सर, बेच दो पापा, बेच दो, मजा आएगी, मुझे पैसे देना, मेरा 20% दे देना मेरा. क्या मजा आएगी या फिर नहीं? क्या तुम लोगों को will it matter you? Will it make a difference to your lives? तो वो घर तुम्हारे नाम पे नहीं है, वो घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको फर्क पड़ेगा. यू आर द स्टेक होल्डर. बिजनेस मेरा डूबा है, बिजनेस इस बंदे का डूबा है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेस है वो भी डूब सकते हैं, क्योंकि लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे. तो एक बंदा डूब जाना पूरे दूसरे बिजनेस को डुबा सकता है. इकोसिस्टम, इसको कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, अगर एक चीज डूब जाती है तो हर दूसरी चीज डूबने लगती है. इकोसिस्टम खराब हो सकता है. हमें ये इकोसिस्टम खराब नहीं होने देना है, और इसकी जिम्मेदारी है इब्बी की, इस बोर्ड की जिम्मेदारी है. देखो फिर से पढ़ रहे हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. इस बिजनेस से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स. जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स ही नहीं मिल रहे थे, बीच में सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे, कोरोना के पीरियड में सैनिटाइजर, हैंड वॉश मिल नहीं रहे थे, तो इससे सब लोग डर गए थे. तो कंज्यूमर भी क्या बन गया? अगर कंपनी डूबती है तो कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर है, कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम जरूर होगी. नेक्स्ट, it is a unique regulator, regulates a profession as well as the process. It has regulatory oversight over the insolvency professionals, insolvency professional agencies and insolvency professional entities and information utilities. By the way, ये insolvency या कोई बिजनेस अगर डूब गया है, तो ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस करवाता कौन है? इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस करवाता कौन है? वो बोल रहा है insolvency professional. Who can you tell me, can you name me any insolvency professional? नहीं रे, जिसका पैसा डूबा है वो थोड़ी ना प्रोफेशनल रहेगा. जिसका पैसा, ठीक है, नहीं, कंपनी सेक्रेटरी इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. जब कोई बिजनेस डूबता है, जब कोई बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है, तभी भी कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लगती है, और जब कोई कंपनी डूबने वाली होती है तभी भी, यानी जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक. सुन रहे हो ना तुम? जीवन का अंतिम सच बता रहा हूं. कंपनी की शुरुआत से लेके कंपनी डूब जाने तक हर जगह कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है. ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे ध्यान रखेगी. इट राइट्स एंड एनफोर्सेस रूल्स फॉर प्रोसेसेस, नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द कोड. ये बोर्ड सारे कोड्स मैनेज करने में हेल्प करेगा कि कैसे एसेट्स को बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाना चाहिए, सो दैट हमें एसेट्स की मैक्सिमम वैल्यू मिले और जिसको पैसे देने उनको मैक्सिमम पैसे मिले. जैसे अगर इफ कोई बिजनेस जो डूब गया है, थोड़ा सोचो, कोई बिजनेस जो डूब गया है और उसके एसेट्स बिक रही है, और आप उसको, ठीक है, उस बंदे को आपको 100 रुपए देने, मान लो, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि 100 रुपए देने, तो
एसेट्स को कम वैल्यू में बेचोगे तो तुमको 30 रुपए मिलेंगे, एसेट्स को ज्यादा वैल्यू में बेचोगे तो तुमको 80 रुपए मिलेंगे. विच वन इज बेटर, 30 रुपीज या 80 रुपीज? एग्जैक्टली. ये आपको, ये इन लोगों के एसेट्स लिक्विडेट करके, इन लोगों के एसेट्स बेच के मैक्सिमम वैल्यू मिले, इसके ऊपर कोड बनाएगा इब्बी. इसके ऊपर कोड बनाएगा इब्बी. इब्बी का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. देन it has recently been tasked to promote the development of and regulate working and practices of insolvency professional agencies and information utilities and other institutions in furtherance of the process of the code. It has also been designated as the authority under companies registered valuers and valuation rules 2014 for regulation and development of profession of valuers in the country. यानी जो assets है जो हम बेचने वाले हैं, ठीक है, ये जो assets है जो हम लोग बेचने वाले हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर, इसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए, इसके लिए भी प्रोफेशनल्स बनाने का काम इब्बी का है. ऑलराइट. सो गाइस, कोई अगर कंपनी डूब रही है तो उसके एसेट्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब कुछ सही तरीके से मिलना चाहिए. इसलिए इब्बी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि किसी का नुकसान ना हो. इट शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. सो गाइस, छोटा सा टॉपिक था ये. एंड हमारी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमने एक और कर लिया है. कौन सा कंसेप्ट? इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. एनी डाउट दैट यू हैव, प्लीज लेट मी नो. इब्बी को लेके कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट्स? No? Shall we call it a day? All right, guys. Okay. All right. Thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Bye. Take care of yourself. See you tomorrow.